स्मृतियों के स्वर इस कार्यक्रम में आइए आज सुनते हैं मराठी के सुप्रसिद्ध साहित्यकार और सेवानिवृत्त प्रसारण कर्मी गोपाल औटी से यूनुस खान की बातचीत। विविध भारती के स्टूडियो में इस समय हमारे साथ हैं आकाशवाणी के पूर्व अधिकारी गोपाल औटी सर। बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे इस कार्यक्रम में। सबसे पहली बात तो ये कि विविध भारती ने एक लंबी यात्रा तय की है और आकाशवाणी की यात्रा तो उससे भी लंबी रही है और इन दोनों चैनलों से प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से आपका जुड़ाव रहा है। तो क्या कहना चाहेंगे आप इस पूरी यात्रा के बारे में? नमस्कार, थैंक यू यूनुस भाई। सबसे पहले तो बताऊं कि विविध भारती लोगों के मन में इस तरह से बसी है कि वो सखी सहेली तो है ही, लेकिन एक हितचिंतक है। जब बहुत गम में है, दुख में है, उदासी में है, तब किसकी चाहत होती है किसके साथ रहने की, तो वो विविध भारती के साथ रहने की चाहत होती है। ऐसे कई लोगों को मैंने देखा है, तो मैं बधाई देता हूँ विविध भारती को भी और सभी श्रोताओं को भी। आपने जो पूछा उस संदर्भ में मुझे एक महत्वपूर्ण मुद्दा लगता है कि हमारे साथ साथ प्रिंट मीडिया भी है, विजुअल मीडिया भी है, बीच में हम ऑडियो मीडिया को लेकर काम कर रहे हैं। तो ऑडियो मीडिया की अपनी एक ताकत होती है। बहुत बार प्रिंट मीडिया का रेफरेंस वैल्यू और विजुअल मीडिया का एक इमेज, चमक धमक, ये सब मन में होता है लोगों के, और उनको लगता है कि ऑडियो मीडिया इन दोनों से कुछ अलग इस बारे में भी है कि वहाँ न चमक धमक है और न बहुत ज़्यादा रेफरेंस वैल्यू की बात है। यहाँ ऑडियो है, आकाशवाणी पे प्रसारित हो गया या आकाशवाणी के लाइब्रेरीज में क्लोज हो गया तो उसका अस्तित्व ख़त्म हो गया। लेकिन ऐसा नहीं है। वास्तविकता यह है कि 1927 से लेकर आज तक आकाशवाणी ने जो जो बदलाव देखे, उस सारे बदलाव में जिसको हम कहेंगे कि क्रिटिकल कंपटीशन थी, बहुत सघन ऐसी स्पर्धा थी। स्पर्धा अस्तित्व की थी और स्पर्धा नए निर्माण की भी थी। ऐसे निर्माण की थी कि जो लोगों को बहुत पसंद आए, जो लोगों को उपयोगी हो, इस तरह से। तो आकाशवाणी ने इन सारे पड़ावों पर अपना सामर्थ्य सिद्ध किया। जब लोगों को लगने लगा था कि अब दूरदर्शन आ गया है, अब आकाशवाणी क्यों चाहिए, इसके बाद भी आकाशवाणी केंद्रों की संख्या लगातार बढ़ती गई और 70-72 से लेकर आज 400 के कगार पर आकाशवाणी भारत भर फैली हुई है। आकाशवाणी के जो ऐप आए आज, उन्होंने तो आकाशवाणी को शहर से निकालकर विश्व के स्तर पर जाकर स्थापित कर दिया। ये सारे बदलाव को मैं जब देखता हूँ तो लगता है एक इंडियन इथॉस, एक भारतीयता, एक भारतीय संस्कृति की सखोलता, शांतता, ये सारा इस मीडिया में है जो जो लोगों को चाहिए होता है। बहुत अच्छी बात आपने कही है कि आकाशवाणी की एक सतत धारा चलती रही है। एक बहुत ज़रूरी चीज़ मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपके बचपन से लेकर बड़े होने तक किस तरह से आकाशवाणी ने आपके संस्कारों में आपका साथ निभाया। और मेरे सवाल का दूसरा हिस्सा ये है कि पत्रकारिता की ओर आप मुड़ गए थे और वहाँ से रेडियो की दुनिया में आने का क्या कारण था। इन दोनों बातों के बारे में बताएं। पहला मुद्दा तो मुझे बचपन तक ले जाता है। हमारे घर में वॉल का रेडियो था, तो उस ट्रांजिस्टर के आसपास बैठकर हम रेडियो सुनते थे, स्थानिक रेडियो केंद्र सुनते थे, अमीन सायनी जी के प्रोग्राम सुनते थे, विविध भारती के प्रोग्राम बाद में सुनने लगे। लेकिन इस सबसे ज़्यादा इस बात को मैं याद करता हूँ कि आकाशवाणी की न्यूज़ को एक अभ्यास के रूप में सुनने का संस्कार पिताजी ने किया कि तुमको इंग्लिश अच्छा करना है, तुमको हिंदी अच्छा करना है, तो 8:40 को रात में बैठिए। तब 8:45 को न्यूज़ आया करती थी। 8:45 को पहले सुनिए, फिर उसका ट्रांसलेशन कैसा हुआ है, ये हिंदी और इंग्लिश दोनों को अभ्यास के रूप में सुनिए। आज मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि चाहे आकाशवाणी मराठी बातमियाँ हो, आकाशवाणी के हिंदी समाचार हो, न्यूज़ हो, ये सारा जब हमने कंपैरेटिवली विद्यार्थी के रूप में सुना तो उसने बहुत संस्कार दिया भाषा का, भाषा के शुद्धि का। वो एक आग्रह जो टीचर्स किया करते थे, वो जो एक आग्रह जो पिताजी माताजी पकड़ते थे, उनको आकाशवाणी ने बहुत सपोर्ट किया। ये बात बड़ी स्पष्ट रूप से मेरे को ध्यान में आ रही है। जब बड़े हुए तो लगा कि आकाशवाणी के अनाउंसर्स जिस तरह से बात करते हैं, आज मैं कभी कभी तुम्हारे बारे में भी यही सोचता हूँ कि क्या बात होती है, कितनी टाइट बात होती है। कहीं पर उसमें लचीलापन तो है, लेकिन कहीं पर भी फैलाव नहीं है, बिल्कुल बांध के रखने वाली बात होती है। तो ये सारा भाषा का संस्कार आकाशवाणी ने इस तरह से मन में किया कि उसने
एक अच्छे स्टूडेंट के रूप में, एक अच्छे अभ्यासक के रूप में, और आगे चलकर एक अच्छी उम्मीदवार के रूप में कि भाई नौकरी के लिए भी उम्मीदवारी करनी है, उन सब स्तर पर आकाशवाणी ने बहुत साथ दिया। और इसके बाद जब चाहत हुई कि प्रोग्राम में हमने पार्टिसिपेट होना चाहिए, तो आकाशवाणी औरंगाबाद की युवाणी में हमने ऑडिशन दी, ऑडिशन पास हुए। भले ही न्यूज़ वाली ऑडिशन हम फेल हो गए, लेकिन ऐसे ऑडिशंस में जिस तरह से वहाँ के लोग साथ देते थे, क्या पढ़ो क्या नहीं पढ़ो, कैसा पढ़ो, वाचिक अभिनय नाम की जो बात होती है कि आप ऑडियो में से भी एक्सप्रेस होते हो, आपकी सारी भावनाएं एक्सप्रेस होती है, क्योंकि वो बहुत नेचुरल आपके पास दिया हुआ यंत्र है ईश्वर ने। तो ऑडिशंस में जब पास हुए तो आकाशवाणी का एक बहुत अच्छा अवसर मिला प्रोग्राम प्रेजेंटेशन का। आकाशवाणी युवाणी में हम प्रोग्राम करने लगे, और कभी लगता नहीं था कि एक दिन हम एक अधिकारी के रूप में यहाँ पर आएंगे। वो भी बाद में हुई, और यूपीएससी के मार्फत हम आकाशवाणी में ज्वाइन हो गए। तो आज ये सारी यात्रा जब मैं याद करता हूँ तो बड़ा अच्छा लगता है, बड़ा आत्मगौरव लगता है, आत्मसम्मान लगता है। जहाँ तक आपने पत्रकारिता की बात पूछी, प्रिंट मीडिया ये तो मेरा आज भी बहुत प्यारा माध्यम है। मैं रिटायरमेंट के बाद फिर एक बार प्रिंट मीडिया से जुड़ गया हूँ अलग अलग किताबों के द्वारा। लेकिन मुंबई में जब मैं काम करता था तो मुझे ऐसा लगता था कि इस भीड़ भाड़ में, इस दैनंदिन संघर्ष में हम शायद उतना क्रिएटिव काम नहीं कर पाएंगे। तो मौका देख रहा था मैं, और फिर यूपीएससी ने जलगांव को पहले पोस्टिंग दी। जलगांव के बाद में रत्नागिरी जैसे कोस्टल स्टेशन में मैंने 6 साल काम किया। बाद में हम किशोर कुमार के खंडवा में पहुंच गए। मुझे आज भी याद है कि हम नर्मदा के दर्शन करने के पहले हम किशोर कुमार के घर पहुंचे। वहाँ पर इस तरह से माथा टेका कि भाई क्या होता है एंटरटेनमेंट का तजुर्बा, क्या होता है फिल्मी गानों की प्रस्तुति, और क्या होता है कि अष्टपहलू प्रतिभा कि जो एक्टर भी है, गायक भी है। तो कुल मिलाकर मैं ये आपको बताना चाह रहा था कि प्रिंट मीडिया छोड़ने का कभी पछतावा नहीं हुआ। एक इतनी क्रिएटिविटी का अवसर आकाशवाणी ने दिया। अच्छे भाषण करो, अच्छी कविताओं को स्थान दो, समाज के जो अच्छे वर्ग हैं, जो प्रतिभावान वर्ग है, कष्ट करने वाले और उस कष्ट में भी अपनी प्रतिभा दिखाने वाले लोग हैं, उन सबको अच्छा स्थान दो, और वो सब हो पाया। ये बड़ी कृपा है ईश्वर की भी, और मुझे लगता है उस अवसर को मैंने भी ईमानदारी से निभाने की कोशिश की। इतना लंबा आपका आकाशवाणी का करियर रहा है और अनुभवों से भरा समृद्ध करियर है, तो मैं आपके सामने एक मुश्किल सवाल रख रहा हूं कि सबसे ज़्यादा अनमोल याद इस करियर की कौन सी है? बहुत बड़े लोगों का, उनके पास रहने का, उनको देखने का, उनसे बात करने का अवसर प्राप्त हुआ। मुझे बताते हुए बहुत गर्व लगता है कि महाराष्ट्र का एक कल्चरल प्रोफाइल हो, ऐसे लोगों को इकट्ठा क्या मैं कर सकूंगा, ऐसे मेरे मन में एक सपना था। साहित्य में राम शिवाड़कर जी से लेकर अच्युत गोडबोले तक, बाबा आमटे जी से लेकर मेधा पाटकर तक, ये सारे एक प्रकार से भारत के सही रत्न हैं। तो इन लोगों को मिलना, उनके इंटरव्यूज़ करना, मराठी के प्रकाशक वर्गों में जिन्होंने बहुत अच्छी अच्छी किताबें मराठी को दी, ऐसे दिलीप माजगांवकर जी हैं, इन सारे लोगों को मिलने का अवसर इस तरह से मिला कि हमारी कल्चरल वैरायटी जो लाइफ में होती है उसका सारा रिफ्लेक्शन मैं देखता रहा। रत्नागिरी स्टेशन में जब था तो कभी तन्हाइयों में भी तुम्हारी याद आएगी, हमारी याद आएगी, इस जैसा गीत देने वाले स्नेहल भाटकर जी, या बहुत बहुत सुंदर गीत देने वाले अनिल मोहिले, उससे भी बढ़कर अच्छे अच्छे गीत देने वाले सभी संगीतकार, इन सब को मैं आकाशवाणी ले आया, उनको अच्छे इंटरव्यूज़ कर पाया, उनकी सारी बातें श्रोताओं से रूबरू इस तरह से कर पाया कि जाते समय बड़े वो धन्य थे, समाधानी थे, और बहुत सुख के शब्द सुना रहे थे कि बहुत मज़ा आया। तो ये सारे 50 प्रतिभावंतों के इंटरव्यूज़ जो मैंने किए थे वो सृजन संवाद इस पुस्तक में इकट्ठा रूप से प्रकाशित हुए, और उन दोनों पुस्तकों को श्रोताओं ने बहुत सराहा। जिन्होंने रेडियो पर प्यार किया उन्होंने वो किताब पर भी प्यार किया। कुछ यूनिवर्सिटीज़ ने मराठी स्टडी के कंपलसरी रीडिंग के लिए इन किताबों का विचार किया। तो ये सारा सुख, सारा समाधान, आत्मगौरव हमारे माध्यम ने हमें दिया है। कितनी बढ़िया बात आपने कही कि एक पूरा कल्चरल प्रोफाइल जो है वो आपने तैयार किया। अलग अलग स्टेशंस पर आपने काम किया और बहुत अलग अलग तरह के काम भी किए। एक तरफ जहाँ विज्ञापन देखिए, दूसरी तरफ तटीय क्षेत्रों में भी काम किया और मध्य प्रदेश के खंडवा तक भी चले गए।
तो सबसे यादगार आपका केंद्र कौन सा रहा और वहाँ का सबसे यादगार अनुभव कौन सा था? मैं सही बताऊं तो सारे 9 केंद्र वो सारा आम्रबौर की तरह मेरे मन में बसे हुए स्टेशंस हैं। चाहे वो रत्नागिरी हो, चाहे जलगांव हो, नासिक हो। मुझे लगता है ये सही रूप में मैं अन्याय करूंगा किसी एक ही स्टेशन का मैं अगर नाम लूँ तो, लेकिन 9 स्टेशन में इतना अच्छा कुछ काम हम कर पाए कि प्रधानमंत्री कार्यालय तक काम करने का अवसर मिला। और एक दिन अचानक डायरेक्टर जनरल की ऑफिस से टेलीग्राम आया कि फॉर एन इम्पॉर्टेंट असाइनमेंट मिस्टर आउटी शुड रिपोर्ट टू डायरेक्टर जनरल ऑन सो एंड सो सो एंड सो। मैं ये बहुत पर्सनल बात है लेकिन इसलिए जिक्र कर रहा हूँ कि वरना ये क्षण हमारे जीवन में आने की कोई संभावना नहीं थी। लेकिन उस वक्त प्रधानमंत्री जी ने जो देश भर के ग्राम पंचायतों को खत लिखे थे, उन खतों में से लगभग 3200 खतों के जवाब उनको महाराष्ट्र से प्राप्त हुए थे और लगभग वो सारे 80% मराठी में थे। तो उसका एनालाइज करने का काम प्रधानमंत्री कार्यालय में 1 महीने के लिए था और हमें उसमें अवसर प्राप्त हुआ। हम वो जो कुछ कर पाए वो शायद हमने कार्यक्रम पर प्यार किया, अपनी नौकरी पर प्यार किया, अपने स्टेशंस पर प्यार किया, इसी कारण हुआ। मुझे लगता है कि रिटायरमेंट के दिन तक, उस दिन 5:30 तक मैं कार्यरत था और वही बड़ा एक सम्मान जीवन ने दिया है। श्रोताओं का किस तरह का प्यार मिला है और उससे जुड़ी क्या यादें रही अरे हैं? वाह, श्रोताओं का प्यार तो इतना उमड़ के आता है बहुत बार। महाराष्ट्र एक ऐसी जगह है जहाँ पर रेडियो श्रोता संघ बहुत बड़े पैमाने बहुत पर है। ज्यादा जी। विदर्भ का नाम आपने सुना होगा, जलगांव, जामोद हो या बुल्ढाना हो, खामगांव हो, खंडवा के आसपास के गांव हो, यहाँ पर सारे श्रोताओं ने कई सम्मेलन किए। उन सम्मेलनों में न केवल मैं कार्यक्रम प्रमुख हूँ वहाँ का इसलिए बुलाया, बल्कि एक प्रोग्रामर हूँ, कुछ प्रोग्राम्स उन्होंने याद रखे थे उसलिए बुलाया। ये लोग ये संगठन की ओर से कभी कुछ मैगज़ीन भी चलाते थे। उस मैगज़ीन में एक प्रश्न और आपका उत्तर ऐसे कॉलम्स हुआ करते थे। कई बार मैंने ऐसे कॉलम्स लिखे और लोगों को वो अच्छे लगे। इस कदर अच्छे लगे कि उसमें से कई लोग स्टेशंस पे आकर मिलते थे। और एक याद तो इतनी टची है, क्या बताऊँ मैं। आकाशवाणी रत्नागिरी में वो तो एक ऐसा स्टेशन था जहाँ पर कोई कंपटीशन ही नहीं थी, विजुअल की भी नहीं थी और बाकी ऑडियो की भी नहीं थी। एक स्टेशन था आकाशवाणी का जो रत्नागिरी के 40-50 किलोमीटर फैले कोस्टल विलेजेस को कनेक्ट करता था। वहाँ की एक बुढ़िया औरत एक दिन आई स्टेशन में, उसका नाम भी मुझे याद है, इंदिराबाई गोखले। धाउलवल्ली नाम का एक छोटा सा देहात है, वहाँ से वो राजापुर के पास से आई थी। उसने आकर एक पाकिट थमाया, उसमें कुछ 3-3.5 हज़ार रुपये थे। मैंने उनको बिठाया सम्मान के साथ, पूछा ये क्या है, इस तरह से तो हम कुछ कभी यहाँ पर लेते नहीं हैं। उन्होंने कहा नहीं, आप सब लोग जितने प्यार से कार्यक्रमों में बात करते हैं, जितने प्यार से श्रोताओं के लिए बात करते हैं, जितने प्यार से हमारे प्रश्न लोगों को, विशेषज्ञों को पूछकर उनके जवाब देने की कोशिश करते हैं, तो मैं अभी बहुत बूढ़ी हो गई हूँ, मेरा कोई नहीं है, मैं अकेली हूँ गांव में। अगर कुछ हो जाता है तो मुझे लगता है कि आकाशवाणी के लोग आकर मेरा वहाँ पर अंतिम संस्कार करें। ये बातें बताते समय भी मुझे लग रहा है कि क्या इस कदर तक लोगों ने विश्वास डाला था आकाशवाणी पर, क्या इस कदर तक वो चाहते थे। तो आज इस प्रश्न का जवाब यही मिलता है कि दूर तलक जो फैल जाए, किसी के मन को छू जाए, मैं ऐसी बात करता हूँ तो जिंदा हूँ। इसका अनुभव इन सारे क्षणों ने दिया है। बहुत ही मार्मिक याद आपने हमारे साथ बांटी। और आकाशवाणी के इस काम में एक अनुभव सभी को होता है और वो है अचानक इमरजेंसी में कार्यक्रम बनाना। जी। ऐसे किस तरह के अनुभव आपके रहे हैं? आकाशवाणी तो एक बहुत प्रासंगिक काम करने वाला माध्यम है और जब ये प्रासंगिक तक हो जाएगी, आकाशवाणी सब बासी हो जाएगी। जी। इसलिए आपने जो पूछा बड़ा मार्मिक प्रश्न है कि क्या ऐसे कार्यक्रम कभी करने का मौका मिला। तो ऐसे कई कार्यक्रम करने का मौका मिला। सबसे बढ़िया उदाहरण आपको एक ही देता हूँ कि आकाशवाणी अलग अलग प्रिंट मीडिया से क्या आगे जा सकती है। इसके बारे में जब हम सोचते थे तो चुनाव प्रसारण सामने आता था। मध्यावधि चुनाव हो, लोकसभा के, विधानसभा के, स्थानिक रेडियो केंद्र का क्या उसमें रोल हो सकता है। अहमदनगर जैसे, नासिक जैसे, खंडवा जैसे स्टेशन का क्या रोल हो सकता है। लेकिन नहीं, हमने ये प्लान किया बैठकर, हमने इसको बहुत ठीक तरह से सोचा कि आकाशवाणी केंद्र अपना छोटा हो, लेकिन आकाशवाणी पर सुबह 8:30 बजे पहला चुनाव परिणाम घोषित हो सकता है, क्यों ना होगा। एक जिले में
सरासरी तौर पर 15-16 तालुका होते हैं। 15-16 तालुका प्लेसेस में हमने प्रतिनिधि भेजे। तब तालुका स्तर पर बहुत बार मतगणना होती थी, बहुत बाद में फिर वो जिला स्तर पर और एक ही जगह होने लगी है। और अब तो इलेक्ट्रॉनिक मशीन्स है तो वो बहुत आसान हो गया है और बहुत जल्द हो गया है। आकाशवाणी के परिणाम को लेकर हमने नासिक, खंडवा, रत्नागिरी यहाँ पर जो प्रोग्राम किए, वो लोगों ने इस तरह से अप्रिशिएट किए कि न्यूज़पेपर में दूसरे दिन पहले पृष्ठ पर न्यूज़ आया करती थी। चुनाव को हर परिवार तक ले जाने के लिए आकाशवाणी ने अपनी बाजी मारी है और आकाशवाणी सब मीडिया से आगे चल गया है। कल हमारे शहर पर आकाशवाणी की छवि छाई रही। ये याद मैं इसलिए बता रहा हूँ कि बहुत बार हम प्रोग्राम कर्मियों ने भी इस तरह से सोचना चाहिए कि कहाँ पर हम कुछ अलग करके दिखा सकते हैं। तो लगभग 4 या 5 घंटे में सारे चुनाव परिणाम घर तक पहुँचाना और उन सारे परिणामों को पहुँचाते समय मुख्यमंत्री से लेकर स्थानिक पार्लियामेंटेरियन तक, जो जीता है और जो हारा है, इन सब तक इंटरव्यूज़, इनके रिएक्शंस प्रसारित करने में बड़ा मज़ा आया। उन स्टेशनों ने एक एक दिन में लगभग 3-3 लाख रुपए का रेवेन्यू आकाशवाणी को प्रदान किया और एक नया रिकॉर्ड स्थापन हुआ है। जी, आकाशवाणी पुणे में आपका बड़ा महत्वपूर्ण कार्यकाल रहा है और पुणे एक वैज्ञानिक, सामाजिक और साहित्यिक नगरी रही है। यहाँ आपके कार्यकाल के दौरान की कुछ महत्वपूर्ण इंटरव्यूज़ के बारे में हमें बताइए। आकाशवाणी पुणे ने तो सारे वो मौके दिए जो उसके पहले मैं 5 साल विज्ञापन के क्षेत्र में था तो उन बातों को मिस करता रहा। आकाशवाणी पुणे ने ऐसा निश्चित किया एक बार कि विविध भारती के जैसे क्यों ना हम बहुत अच्छे अच्छे सेलिब्रिटीज़ को बुलाएं और क्या ये सक्सेसफुल हो सकता है, और वो सक्सेसफुल हुआ। हमने विशेष गीत गंगा नाम का कार्यक्रम मराठी में शुरू किया जिसमें जाने माने लोग अपने जीवन के अनुभव, अपने पसंदीदा गीत, उन पसंदीदा गीतों के बारे में विश्लेषण, ये सारा लेकर स्टूडियोज़ में आते थे। तो यूनुस जी कौन नहीं आया उसमें जी। उसमें अमोल पालेकर आए, दिलीप प्रभावलकर आए, वैभव मांगले जो आजकल बहुत पॉपुलर है अलग अलग सीरियल्स में, अलग अलग ह्यूमरस प्रोग्राम में, वो आए। और ऐसा हुआ कि जो असंभव लगता था, इसलिए असंभव कि इतने बड़े लोग क्या समय है, ये इतना समय निकाल पाएंगे, लेकिन अमोल जी तो स्टूडियो में 2-2, 3-3 घंटे एडिटिंग के लिए भी बाजू में बैठे रहे हमारे संजय भुजबल जी के साथ कि नहीं, ये मैं हर शब्द, हर गीत कैसा हुआ है, कैसा सुपर इम्पोज हुआ है, ये सब देखूंगा, सुनूंगा और फिर हम चलेंगे। इस निमित्त उन बड़े लोगों की सादगी भी पता चली, उन लोगों का अपने काम के प्रति एक प्यार जो होता है वो भी पता चला। लगभग हमने 30-35 हस्तियों को इसमें आमंत्रित किया और वो सारे लोग आए और बड़ा मज़ा आया। डॉक्टर जयंत नार्लिकर से जुड़ी कोई याद? जयंत नार्लिकर एक इतना बड़ा इंसान है जिसने साइंस पॉपुलैरिटी में बहुत बात की। अभी अभी वो चल बसे, लेकिन वो जाने के 3-4 महीने पहले जब हम मॉर्निंग वॉक कर रहे थे तो सामने से जयंत नार्लिकर जी को हाथ पकड़े हुए उनकी मिसेस लेकर आ रही थी। हमने रुककर उनके पैर छुए, उनको बताया थोड़ा सा, क्योंकि उनको सब याद रहना तो आवश्यक नहीं है। उसके पहले ही 2-3 सालों में हमने लगभग 3 रिकॉर्डिंग्स पुणे केंद्र के लिए और आकाशवाणी दिल्ली के लिए भी की थी। उनकी इंग्लिश में की थी, मराठी में की थी। तो उनको मैंने ऐसे ही पूछा कि कैसे लगता है आकाशवाणी के लिए, क्या आप आ पाएंगे? तो बोले बिल्कुल, और आप गलती से भी मेरे घर पर रिकॉर्डिंग के लिए टीम इसलिए ना भेजना कि मैं चल फिर नहीं सकूंगा, चढ़ नहीं सकूंगा, ऐसा कुछ नहीं है। मैं वहाँ आऊँगा, स्टूडियो में बात करूँगा। और आप क्या चाहते हैं, मैंने पूछा। वो बोले कुछ नहीं चाहता, मैं बस आपके ज़रिए लोगों से बात करना चाहता हूँ, बच्चों से। तो फिर हमने बच्चों को ही बुला लिया। हमने 2 लड़के 2 लड़कियाँ 12-14 उम्र की, और उनको वो सारे प्रश्न पूछने के लिए प्रेरित किया कि एक साइंटिस्ट को लेकर आपके मन में क्या क्या बातें आती है। इतना अच्छा प्रोग्राम हुआ यूनुस जी वो कि नार्लिकर जी तो खुश हुए, लेकिन बच्चे बड़े खुश हुए कि इतने बड़े नेशनल लेवल के और इंटरनेशनल लेवल के साइंटिस्ट को आज हम मिल पाए, उनसे बात कर पाए। और जाते समय नार्लिकर जी ने यही कहा कि भैया, आपने 1 साइडेड ब्रॉडकास्ट करके जो 1 वे ट्रैफिक है वो छोड़ के आज 2 वे ट्रैफिक का जो अनुभव दिया वो मुझे ज़्यादा अच्छा लगा। आगे भी ऐसे ही होते रहे, बच्चे मुझसे बात करते रहे, मैं उनसे बात करता रहूँ। क्या बात है। विज्ञापनों की दुनिया में आपने काम किया और केंद्रीय विक्रय एकांश से जुड़े रहे, ये मुझे पता है। ये कितना मुश्किल काम था? वैसे देखा जाए तो मुश्किल नहीं था, क्योंकि
ऑल इंडिया रेडियो में एक बहुत अच्छी परंपरा काम की रही है कि काम कैसे, किस तरह से, किस स्टेप से होना चाहिए। ईयरली प्लानिंग क्या होता है, 6 मंथली क्या होता है, क्वार्टरली क्या होता है, मंथली, डेली क्या होता है, ये सब तैयार है। बस काम करने वाले चाहिए, और इस तरह से चाहिए कि वो अपने नौकरी से प्यार करते हो, अपनी ऑर्गेनाइजेशन से प्यार करते हो, और उनके मन में एक उत्साह, उमंग सतत निरंतर भरी हुई है। तो सीएसयू में एक बात ध्यान में आई कि काम करने वाली जो एजेंसीज हैं रेडियो की, एडवर्टाइजिंग एजेंसीज, वो अगर बढ़ जाए तो काम चौगुना 5 गुना हो सकता है। और वहीं पर कुछ न कुछ बातें अटकी थी। तो मान लीजिए लगभग 300 साढ़े 300 से लेकर हमने 1200 तक एडवर्टाइजिंग एजेंसीज पूरे भारत भर इस्टेब्लिश की, जिनको 10% या 15% कमीशन के साथ काम करने का एक ऑथेंटिक सोर्स अवेलेबल है। और ये सारे एजेंसीज बहुत अच्छी तरह से काम करना चाहते थे। एफएम का एक नेटवर्क बढ़ गया था बाय दैट टाइम, और एफएम के कारण लोगों को अच्छा स्पष्ट रूप से बिना व्यत्यय सुनने को मिल रहा था। कार तक रेडियो फैल रहा था, और क्लाइंट्स एक तरह से खुश थे कि अब हम जहां पहुंचना चाहते हैं वहां हम पहुंच सकते हैं। तो ये बात वहां पर बहुत अच्छी हुई। और स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम, स्पॉन्सरशिप्स, एडवर्टाइजिंग, स्पॉट्स, ये सारे जो कंसेप्ट्स हैं, ये उन लोगों से सक्सेसफुल होते हैं जो इस क्षेत्र में जुड़े हुए हैं। और ऐसे लोगों को आकाशवाणी से जोड़ना, चाहे वो एडवर्टाइजिंग एजेंसी हो, चाहे कोई प्रोडक्शन हाउस हो, तो ये सब हम सक्सेसफुली कर पाए। ये तो टीम वर्क है। बहुत अच्छी टीम मुझे उस वक्त मिली, तो शायद मैं कुछ थोड़ा बहुत अच्छा काम कर पाया। वरिष्ठ लोगों ने भी काफ़ी एनकरेजिंग एटमॉस्फेयर रखा, जो सुझाव थे वो हुए। और क्या बताऊं मैं आपको कि अमीन सायानी जी से लेकर शुभांगी संगवई तक, मराठी कलाकारों से लेकर अच्छे अच्छे लोगों तक, इस दृष्टि से वो आते रहे कि जहाँ जहाँ प्रोडक्शन हाउस में उनको काम करना है, अपने प्रोडक्शन हाउस के स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम आकाशवाणी के जरिए विविध भाषाओं में भारत भर के स्टेशनों में बुकिंग करना है, तो ये लोग भी आते रहे। एक अच्छा एटमॉस्फेयर ये देखा कि लोग चाहते तो है, लेकिन हम कितना ईमानदारी से पहुंचना चाहते हैं, ये बड़ा आह्वानात्मक था, और कुछ हद तक हम कर पाए। आपने रेडियो में टेक्नोलॉजी को बदलते हुए देखा है। पहले स्पूल वाले रिकॉर्डर्स हुआ करते थे, और उसके बाद अब हम सॉफ्टवेयर तक आए हैं। पहले श्रोताओं के ख़त आते थे, वहाँ से फिर फ़ोन का सिलसिला हुआ, फिर एसएमएस का सिलसिला हुआ, और अब हम सोशल मीडिया नेटवर्क्स के ज़रिए श्रोताओं से जुड़ गए हैं। तो बदलते हुए इस दौर के बारे में और इससे जुड़े अनुभवों के बारे में आप क्या बताएंगे? बदलता हुआ दौर एक ऐसा सेटिस्फैक्शन, ग्रेटिफिकेशन, एक ऐसा सम्मान ब्रॉडकास्टर्स के मन के लिए लेकर आया जो हमारी सैलरी से बहुत बढ़कर था। एक जो सुस्थिरता होती है सरकारी नौकरी में, वो अगर आपकी नौकरी आपको दे रही है, तो मुझे लगता है कि आपका दायित्व बनता है कि बहुत अच्छा काम हम कर पाए। ऐसे समय टेक्नोलॉजी के बदलाव उन सारे सपनों को सपोर्ट कर रहे थे जो आप चाहते थे। एक एग्जाम्पल है कि क्यों हम आकाशवाणी पुणे में कार्यक्रम करते समय हम क्यों ऑस्ट्रेलिया में और न्यूजीलैंड में और अमेरिका में सुन न पाए। रेडियो ऐप आया, और ऑल इंडिया रेडियो जैसा ऐप जब लोगों ने स्वीकारा, तो गूगल ने भी आकाशवाणी पुणे को ऑफिशियली इन्फॉर्म किया कि ये ऐप आने के बाद सबसे ज़्यादा डाउनलोड ऐप हुआ है पुणे परिक्षेत्र में। और ये स्थिति हो गई कि लगभग 35 देशों में आकाशवाणी के पुणे के कार्यक्रम, और वैसे भी सारे आकाशवाणी के कार्यक्रम सुनने जाने लगे। एक ज़माना था जब मेरा केंद्र मुझे अपने शहर में ही ठीक सुनाई नहीं आता था। शॉर्टवेव की अपनी मर्यादाएं थी, वो सब पीछे पड़ गई। और हमारे सारे इंजीनियरों का इसमें बड़ा योगदान है। उनका बहुत कठिन कठिन क्षेत्रों में जाकर ट्रांसमीटर्स को एस्टेब्लिश करना, और सारे नई नई बातों को स्टूडियो में इंटीग्रेट करना, ऐसे तरह से इंटीग्रेट करना कि आपका काम आसान हो जाए। वरना यूनुस जी, आप भी जानते हैं कि अगर मैं 15 मिनट का रेडियो रिपोर्ट कर रहा हूँ प्रधानमंत्री की विजिट पर, तो मैं 12-12, 13-13 टेप्स, कंपेयरिंग टेप अलग है, उद्घोषणाओं की अलग है, इफेक्ट्स की अलग है, ये सारे लेकर जाता था। लगभग मैं किसी गांव से आया हूँ, इस तरह से 12-14 टेप्स लेकर जाता था। आज कंप्यूटर के एक क्लिक पर मेरा सारा एडिटिंग हो सकता है। इतना सारा बदलाव जब आया, तो ये आकाशवाणी के कार्यक्रम को आगे लेके गया, आकाशवाणी के कार्यक्रमों को और दूर दूर तक फैलाते गया। और नतीजा ये हुआ कि जो आकाशवाणी बहुत मर्यादित क्षेत्र में सुनी जाती थी कभी कभी, वो आज कभी भी कोई भी सुन सकता है। अगर मैं शिव कुमार शर्मा इनका इंटरव्यू रिकॉर्ड करता हूँ, तो वो कह सकते हैं कि मैं कलकत्ता में कल सुन लूँगा इसको। एक ज़माना वो संभव नहीं था।
फिर उनको रिकॉर्डिंग करके उनको टेप भेजना भी संभव नहीं था। आज व्हाट्सएप हो, सोशल मीडिया हो, हम सारा एक दूसरे को पहुंचवा सकते हैं। अब इस बातचीत के आखिर में मैं चाहूँगा कि आप आकाशवाणी परिवार के लोगों को, जिनमें ब्रॉडकास्टर्स भी शामिल हैं और श्रोता भी शामिल हैं, अपनी आखिरी बात कहें। मैं बड़ी विनम्रता से ये कहूँगा कि मेरा अनुभव मुझे ये बताता है, मेरी नौकरी मुझे ये बताती है कि हमारे कार्यक्रम में बहुत सारी शक्तियाँ छिपी हुई है। हमारे कार्यक्रम लोगों के मन को आनंद दे सकते हैं, हमारे कार्यक्रम लोगों के प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं, हमारे कार्यक्रम पुलिस को और सर्वसामान्य आदमी को जोड़ सकते हैं, हमारे कार्यक्रम बॉर्डर पर काम करने वाले सैनिक को एक आत्मबल दे सकते हैं, उस सैनिक की परिवार को और उस सैनिक को जोड़ सकते हैं। इतना सारा अगर सामर्थ्य हमारे कार्यक्रमों में छुपा हुआ है तो फिर हमें काहे का न्यूनगंड है? हमारे मन में कौन सी ऐसी डर की बात है कि हम आगे जा नहीं पाते या बहुत प्रभाव से कुछ कर नहीं पाते? ऐसा कुछ नहीं है। अगर मर्यादा है तो वो अपनी खुद की होती है। और मुझे लगता है कि सारे कार्यक्रमों के ऐसे अवसर आप ज़्यादा उत्साह से और उमंग से ले सकते हो जो आपके पास पहुंचते हैं, क्योंकि आप उनको एक बड़ा प्लेटफॉर्म देते हैं, लोगों तक पहुंचवा सकते हैं। मुझे लगता है कि लोगों के ज़िंदगी में आनंद भरना और लोगों के ज़िंदगी को एक रिलीवेंस प्राप्त करा देना कि यस, द लाइफ इज़ सो गुड, द लाइफ इज़ सो ब्यूटीफुल, इट इज़ वर्थ। किसी ने कहा है कि वो पहेली नहीं है सॉल्व करने के लिए, वो एक बहुत अवास्तव है जिसे अपने को स्वीकार करना चाहिए और उस स्वीकार के साथ ही, उस शरणता के साथ ही आगे जाना चाहिए। लोगों के जीवन में अगर आप कुछ अच्छाइयाँ दे पाए तो आपको सबसे बड़ी वो आपके लिए उपलब्धि है। बहुत बहुत शुक्रिया, आप विविध भारती के स्टूडियो में आए और इतनी सारी बातें हमारे साथ आपने की। जिस विविध भारती को सुनते सुनते बड़े हुए, वहाँ पर जाकर कुछ काम करना, बताना, ये बड़ा सौभाग्य है। और आप जैसे बहुत सजग और बहुत अच्छा तजुर्बा रखने वाले उद्घोषक के साथ बात करना, ये और भी बड़ा सम्मान है। धन्यवाद, शुभकामनाएं। स्मृतियों के स्वर, इस कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे मराठी के सुप्रसिद्ध साहित्यकार और सेवानिवृत्त प्रसारण कर्मी गोपाल औटी से यूनुस खान की बातचीत। चलने से पहले आपको बता दें, इस कार्यक्रम में रिकॉर्डिंग इंजीनियर मनीष चंद्र वैश्य, इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता तेजश्री काम्बले।